नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 8 जुलाई 2021 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। पहला, पॉपुलेशन कंट्रोल से संबंधित। दूसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे टेररिज्म की डेफिनेशन से संबंधित। आपको याद होगा 4-5 दिन पहले एक आर्टिकल आया था टेररिज्म की डेफिनेशन से संबंधित और हमने ये डिसाइड किया था कि इसे हम कल डिस्कस करेंगे, लेकिन नहीं कर पाए थे, तो उसे हम आज की डिस्कशन में शामिल करते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो हम डिस्कस करेंगे अफ़गानिस्तान की सिचुएशन से संबंधित। कल भी हमने वैसे अफ़गानिस्तान की सिचुएशन से संबंधित थोड़ा सा डिस्कस किया था जब इंडिया टर्की इक्वेशन की बात आई थी, लेकिन आज थोड़ा और डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पॉपुलेशन कंट्रोल से संबंधित है। आप जीएस पेपर 1 में सोसाइटी के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो 11 जुलाई को होता है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, तो 11 जुलाई के आसपास पॉपुलेशन से संबंधित कुछ आर्टिकल्स आते हैं, तो उसी से जोड़ के देख सकते हो आप आज का ये आर्टिकल। वैसे पॉपुलेशन से संबंधित कुछ दिनों पहले भी हमने आर्टिकल डिस्कस किए थे, लेकिन उस समय मुद्दा कुछ अलग था। जैसे 2 चाइल्ड की पॉलिसी हमें हमारे देश में अपनानी चाहिए या फिर नहीं अपनानी चाहिए। ये आर्टिकल हमने तब डिस्कस किया था जब चाइना ने 3 चाइल्ड पॉलिसी अपनाई थी। इंडिया में पॉपुलेशन कंट्रोल से संबंधित हम आज का ये आर्टिकल डिस्कस करें, उससे पहले देखो हम एक पुराना आर्टिकल रिवाइज करेंगे पिछले साल जो आया था, जो काफ़ी अच्छा है, जिससे पॉपुलेशन के जो कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर होंगे। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के मौके पर बहुत सारे लोगों ने बढ़ती हुई पॉपुलेशन पर चिंता जाहिर की। कुछ लोगों ने ये कहा, जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रही है हमारे देश की, रिसोर्सेज उतनी गति से नहीं बढ़ रहे हैं, तो एक समय ऐसा आएगा बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन कंपटीशन कर रही होगी थोड़े रिसोर्सेज के लिए। इससे सोसाइटी में इंस्टेबिलिटी आएगी, सोसाइटी में जो क्राइम है वो बढ़ेगा, इनइक्वालिटीज़ बढ़ेंगी। तो इसका सॉल्यूशन ये है, अगर कोई कपल 2 से अधिक बच्चे करता है, मान लीजिए तीसरा बच्चा है, चौथा है, 5वां है, आगे जितने भी बच्चे हैं उनको वोटिंग राइट्स से वंचित कर दिया जाए और सरकार के द्वारा जो स्कीम्स चलाई जाती हैं उनके लाभ से भी उन बच्चों को वंचित कर दिया जाए। समझ गए ना? मान लीजिए किसी कपल के 4 बच्चे हैं, शुरुआत के 2 बच्चों को तो वोटिंग राइट्स और सरकार की स्कीम्स का लाभ मिलेगा, लेकिन तीसरे चौथे बच्चों को और आगे जितने भी बच्चे हैं उनको वोटिंग राइट्स का अधिकार नहीं मिलेगा, उनको सरकार की स्कीम्स का लाभ नहीं मिलेगा। आज के आर्टिकल में राइटर के द्वारा ये कहा जाता है पॉपुलेशन को कंट्रोल करने का ये जो तरीका है गलत है, ये तरीका सफल नहीं होने वाला है, इससे पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं होने वाली है। तो अपने व्यू पॉइंट के पक्ष में राइटर काफ़ी सारे आर्ग्यूमेंट्स देते हैं और उन आर्ग्यूमेंट्स को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहला आर्ग्यूमेंट, जब हमारे देश में इमरजेंसी लगी थी 1975 से लेके 77 के बीच, इमरजेंसी के दौरान बहुत से मैन की ज़बरदस्ती नसबंदी करवाई गई थी। तो इसका फ़ायदा होने के बजाय नुकसान ज़्यादा हो गया। नुकसान कैसे हो गया? लोगों में डर पैदा हो गया नसबंदी का। वो लोग जो वॉलंटरी स्टेरिलाइजेशन करवाना चाहते थे, यानी अपनी आप से इच्छा से नसबंदी करवाना चाहते थे, उन्होंने भी अपना इरादा त्याग दिया। कहने का मतलब ये हुआ कि पास्ट में भी फोर्सफुल तरीके अपनाए गए हैं पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए, लेकिन वो तरीके सफल नहीं हुए हैं। दूसरा आर्ग्यूमेंट, देखो किसी भी देश की पॉपुलेशन इन 4 फेसेस से होकर गुजरती है। जब कोई कंट्री डेवलपिंग होती है तो उस देश की पॉपुलेशन बहुत तेजी से एक्सपेंड करती है। जैसे आज के समय में अफ्रीका के कई सारे देश वो डेवलपिंग हैं, उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रही है। उसके बाद पॉपुलेशन ग्रो तो करती है, लेकिन धीरे धीरे ग्रो करने लगती है। मान लीजिए पहले पॉपुलेशन 1 साल में 20% की ग्रोथ रेट से बढ़ रही थी, अब पॉपुलेशन बढ़ेगी 10% की ग्रोथ रेट से 7% की ग्रोथ रेट से। उसके बाद तीसरे फेज में पॉपुलेशन स्टेबल होने लगती है, जितने पॉपुलेशन बढ़ रही है उतनी घट भी रही है। उसके बाद चौथे फेज में पॉपुलेशन कम होने लगती है। आज के समय में आप कह सकते हो जापान चौथे फेज में है, जापान की पॉपुलेशन बढ़ने के बजाय कम हो रही है। 2018-19 के इकोनॉमिक सर्वे में ये बोला गया है, आने वाले 20 सालों में हमारी पॉपुलेशन स्टेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ रही है, यानी तीसरे फेज में एंटर करने जा रही है हमारी पॉपुलेशन आने वाले 20 सालों में। जैसे जैसे विभिन्न राज्यों में सोशल और इकोनॉमिक जो इंडिकेटर्स हैं उनमें इंप्रूवमेंट होगा, वैसे वैसे फर्टिलिटी रेट जो है वो कम होती जाएगी। इवन देखो आज के समय में हमारे देश के कुछ राज्य, खास करके साउथ इंडिया के जो राज्य हैं, वहाँ पर फर्टिलिटी रेट काफ़ी कम देखने को मिल रही है, यानी साउथ इंडिया के स्टेट्स की जो पॉपुलेशन है रिलेटिवली अब स्टेबल हो गई है।
बाकी राज्यों की भी पॉपुलेशन हमारे देश में धीरे धीरे स्टेबल हो जाएगी। पॉइंट ये है, जब देखो देश की पॉपुलेशन अपने आप ही स्टेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ रही है, तो फिर इस प्रकार के आइडिया को अपनाने की क्या आवश्यकता कि आप कुछ लोगों को इसलिए वोटिंग राइट से वंचित कर दें या फिर सरकार की स्कीम्स के लाभ से वंचित कर दें कि वो किसी कपल के पहला या दूसरा बच्चा नहीं है, बाद वाले बच्चे हैं। नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट देखो ये है, हमेशा से हमारी जो पॉलिसी है पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की, वो सिटीजन्स को वॉलंटरी एंड इन्फॉर्म्ड चॉइस प्रोवाइड करने की रही है। जैसे शुरुआत में एग्जांपल दिया जाता है नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 का। ये पॉपुलेशन पॉलिसी काफ़ी ज़्यादा फार साइटेड थी, मतलब दूरदर्शी थी। इस पॉलिसी में कहा गया है पॉपुलेशन को कंट्रोल करने का हमारा कोई टारगेट नहीं है, टारगेटेड अप्रोच हम नहीं अपनाएंगे। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये है लोगों को अवेयर करना, लोग अपने आप से रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर सर्विस को अवेल करें, उनके ऊपर सरकार अपना डिसीजन इंपोज नहीं करेगी। इवन 2017 में अनुप्रिया पटेल जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट थी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इन्होंने भी लोकसभा में एक रिप्लाई में कहा था फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जो है इंडिया में वो टारगेट फ्री है और वॉलंटरी है नेचर में। ये क्लाइंट्स पर डिपेंड करता है कि वो फैमिली प्लानिंग के लिए किस मेथड को अपनाएंगे। जो मेथड उनको सूट करता है वो उसी मेथड को अपनाएं। फैमिली प्लानिंग के लिए सरकार अपना डिसीजन इंपोज नहीं करेगी उन लोगों पर। चौथा आर्ग्यूमेंट देखो ये है, हम बार बार ये बात करते हैं आज के समय में डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारे पक्ष में है। मतलब आज के समय में हमारे देश की वर्किंग एज जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है, उनको हम ट्रेनिंग देके स्किल्स देके देश की इकोनॉमी का साइज बढ़ा सकते हैं। लेकिन ये डेमोग्राफिक डिविडेंड की जो विंडो है लंबे समय तक ओपन नहीं रहेगी। जो कुछ हमें करना होगा आज ही करना होगा। हमारे पास आने वाले 10-20 साल हैं, हम इस डेमोग्राफिक डिविडेंड का फायदा उठा सकते हैं। लेकिन देखो अगर हम फोर्सफुल तरीके से पॉपुलेशन को स्टेबलाइज करने की कोशिश करते हैं तो ये डेमोग्राफिक डिविडेंड वाली विंडो जो आने वाले ऑलमोस्ट 10-20 सालों के लिए ओपन है, ये तो देखो और भी जल्दी बंद हो जाएगी। 5 सालों में बंद हो जाएगी, 7 सालों में बंद हो जाएगी, तो इसका तो हमें नुकसान हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है जैसा चल रहा है पॉपुलेशन अपने आप स्टेबल हो रही है, उसे आप होने दीजिए। अभी देश की वर्किंग पे एज पॉपुलेशन ज्यादा है, इसका फायदा उठाइए, देश की इकोनॉमी के साइज को इंक्रीज कीजिए। इसके बाद पांचवा आर्ग्यूमेंट देखो ये है, कुछ लोगों का ये कहना है अगर सरकार इस प्रकार की पॉलिसी अपनाती है कि तीसरा चौथा या फिर आगे जितने भी बच्चे हों उनको वोटिंग राइट से और दूसरी स्कीम से वंचित कर दिया जाए तो इसका असर सभी सेक्शंस पे समान रूप से पड़ेगा, चाहे अमीर हो या फिर गरीब हो, किसी भी धर्म का हो, किसी जाति का हो। लेकिन देखो वास्तव में ऐसा है नहीं। काफ़ी सारी स्टडीज़ जो हैं ये साफ तौर पर जाहिर करती हैं गरीब लोग जो हैं वो ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं एज कंपेरिजन टू जो वेल्थिएस्ट लोग हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2015-16 का ये डेटा है। हमारे देश में जो वेल्थिएस्ट लोग हैं उनकी जो फर्टिलिटी रेट है महिलाओं की, उन फैमिलीज में फर्टिलिटी रेट है 1.5, और जो गरीब से गरीब लोग हैं हमारे देश में उन फैमिलीज में महिलाओं की फर्टिलिटी रेट देखने को मिलती है 3.2, यानी 1.7 फर्टिलिटी रेट का डिफरेंस। तो कहने का मतलब साफ है, आमतौर पे देखो गरीब परिवार जो हैं उनमें बच्चे ज़्यादा पैदा होते हैं। तो अगर सरकार इस प्रकार की पॉलिसी इंप्लीमेंट करती है तो गरीब लोगों को इसका ज़्यादा नुकसान होगा, अमीर लोगों को नुकसान नहीं होगा। उनको तो देखो वैसे भी नुकसान नहीं होगा, सरकार की स्कीम्स का वो लाभ भी कम ही लेते हैं। मतलब अमीर लोग थोड़ी ना लाभ लेते हैं, सरकार की स्कीम्स का ज़्यादा लाभ तो गरीब लोग ही लेते हैं ना। तो सरकार इस प्रकार की स्कीम लागू करेगी तो नुकसान किसको होगा? गरीब लोगों को होगा। इसके बाद बात करते हैं सिक्स्थ आर्ग्यूमेंट की। देखो स्टडी ये भी शो करती है वो महिलाएं जिन्होंने 12th या फिर 12th से अधिक की एजुकेशन प्राप्त की है उनमें एवरेज फर्टिलिटी रेट देखने को मिलती है 1.7 चिल्ड्रन, और वो महिलाएं जिन्होंने कोई स्कूलिंग नहीं प्राप्त की है उनमें एवरेज फर्टिलिटी रेट देखने को मिलती है 3.1। अब एक बात बताइए, महिलाओं को हम शिक्षा नहीं दे सके तो ये किसकी गलती है? क्या ये हमारी गलती नहीं है? क्या ये सरकार की गलती नहीं है कि हम सभी महिलाओं को शिक्षा नहीं दे सके? अगर हम महिलाओं को शिक्षा दे देते तो फर्टिलिटी रेट ऑटोमेटिकली कम हो जाती। तो ये सिक्स्थ आर्ग्यूमेंट है, सरकार एजुकेशन देने पे फोकस करे ना कि फोर्सफुल तरीके से पॉपुलेशन कंट्रोल करने पर। सातवां आर्ग्यूमेंट देखो ये है, स्टडीज ये भी शो करती हैं वो स्टेट्स जहां पे हेल्थ सर्विसेज अच्छी नहीं हैं, जहां पे हॉस्पिटल में बेड्स की कमी है,
उन स्टेट्स की पॉपुलेशन ज़्यादा है। ऐसा क्यों? ऐसा देखो इसलिए, आमतौर पर धारणा ये होती है गरीब लोगों में खासकर कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा किए जाएं, क्योंकि ये जरूरी नहीं कि जितने बच्चे पैदा किए जाएंगे वो सारे जीवित रहेंगे, उनमें से कुछ बच्चों की डेथ भी हो सकती है। तो कम से कम जब हम बूढ़े होंगे तो कुछ बच्चे तो बचेंगे जो हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। लेकिन हेल्थ सर्विसेज अगर अच्छी हों तो लोगों को यकीन हो जाए कि जितने बच्चे वो पैदा कर रहे हैं उतने जीवित भी रहेंगे। आप इस डर से ज़्यादा बच्चे पैदा मत कीजिए कि उनमें से कुछ की डेथ हो जाएगी, और इसके लिए सरकार को लोगों को यकीन दिलाना होगा। लोगों को यकीन दिलाया जा सकता है हेल्थ सर्विसेज को अच्छा करके। 9th आर्ग्यूमेंट, देखो अक्सर ये भी देखा जाता है कि बेटे की चाह में कुछ लोग ज़्यादा बच्चे पैदा कर देते हैं। तो आप जेंडर इक्वलिटी पे फोकस करो ना। जितना ज़्यादा आप जेंडर इक्वलिटी पे फोकस करोगे, ये भी एक फैक्टर है जो रोल प्ले करेगा पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में। 10th आर्ग्यूमेंट, देखो ये कहना आसान है कि अगर किसी कपल का कोई तीसरा बच्चा है, चौथा बच्चा है, तो उनको वोटिंग राइट से वंचित कर दिया जाए और सरकार की स्कीम से वंचित कर दिया जाए। देखो सरकार काफ़ी सारी स्कीम्स फिलहाल चला रही है सोशल और इकोनॉमिक इंडिकेटर्स इंप्रूव करने के लिए। फॉर एग्जांपल आयुष्मान भारत स्कीम, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है। तो क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं कि कुछ लोग जो हैं हेल्थ सर्विसेज से वंचित हो जाएं? नहीं, हम ये नहीं अफोर्ड कर सकते हैं। तो ये इंप्लीमेंट करना संभव ही नहीं है कि कुछ लोगों को हेल्थ सर्विसेज से या फिर दूसरी सर्विसेज से वंचित कर दिया जाए। अगर देश में गरीबी रहती है, अगर देश में कुछ लोग मालन्यूट्रिशन का शिकार होते हैं, डिजीज से सफर करते हैं, तो हमारा देश तरक्की नहीं कर पाएगा। बहुत सारा जो ह्यूमन रिसोर्सेज है वो वेस्ट हो जाएगा। 11th आर्ग्यूमेंट जो मिलता जुलता है आर्ग्यूमेंट हम पहले डिस्कस कर भी चुके हैं। 23 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हमारे देश में ऐसे हैं जिनमें फर्टिलिटी रेट जो है फिलहाल अभी 2.1 चिल्ड्रन से कम हो चुकी है। तो 11 आर्गुमेंट्स आप याद कर लीजिए। 11 आर्गुमेंट्स का आप इस्तेमाल कर सकते हो अगर यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए कौन से मेथड्स अपनाए जा सकते हैं। लास्ट में कंक्लूजन में यही बात बोली जाती है, हमें इमरजेंसी की गलतियों से सीखना चाहिए। जिस प्रकार से इमरजेंसी में फोर्सफुल तरीका अपनाया गया था पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए और वो तरीका बैकफायर कर गया था, हमें उस गलती से सीखना चाहिए और इस प्रकार के आइडिया पर विचार भी नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से हमने पॉपुलेशन से संबंधित एक पुराने आर्टिकल को रिवाइज किया। अब देखो हम आज का आर्टिकल डिस्कस करते हैं। कंटेक्स्ट तो सेम है, 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है। शुरुआत में आज के आर्टिकल में कहा जाता है कि अभी देखो डेमोग्राफिक डिविडेंड इंडिया के पक्ष में है। इसका ये मतलब है हमारे देश में आधी जो पॉपुलेशन है ना, आधी जो जनसंख्या है ना, उनकी एज 29 ईयर से कम है। ये यूथ हमारे देश की इकोनॉमी में काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। लेकिन देखो हमारे देश के जो यंग लोग हैं वो ना सिर्फ हेल्दी होने चाहिए, नॉलेजेबल होने चाहिए, स्किल्ड होने चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ हमारे देश के यंग लोगों को सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ और रिप्रोडक्टिव राइट्स भी प्रोवाइड किए जाएं। ये आर्टिकल की मेन थीम है। मतलब पहले जो हमने काफ़ी सारे आर्ग्यूमेंट्स डिस्कस किए थे ना, उनमें से मेनली एक एस्पेक्ट पे फोकस किया जाता है आज के इस आर्टिकल में कि देश के यूथ को, खास करके महिलाओं को सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव राइट्स प्रोवाइड किए जाएं। इसके बाद आर्टिकल में कहा जाता है इंडिया की जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो वैसे भी धीमी पड़ रही है। देखो एक एग्जांपल की सहायता से हम समझते हैं। मान लीजिए ये रोड है, रोड पे कोई कार 160 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रही है। ड्राइवर अगर इस चलती हुई कार को रोकना चाहता है तो ऐसा नहीं ना कि एकदम से ब्रेक लगाया और अगले ही सेकंड स्पीड जो है वो 0 हो गई। नहीं, इवन ब्रेक लगाने के बावजूद कार धीरे 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 आगे बढ़ती जाएगी और कुछ समय बाद जाके रुकेगी। जैसे यहाँ पर 160 किलोमीटर पर आवर है, ब्रेक लगाने के बाद 120, 100, 80, 40, 20 एक पल ऐसा आएगा कार रुक जाएगी। अगर एकदम से ब्रेक लगा दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्सीडेंट हो सकता है, ऐसी संभावना है। उसी प्रकार से पॉपुलेशन ग्रोथ जो है, ब्रेक लग चुका है लेकिन धीरे 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 पॉपुलेशन ग्रोथ की जो गाड़ी है ना वो 2050 के आसपास जाके रुक जाएगी, हमारी पॉपुलेशन स्टेबल हो जाएगी। जब टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1 हो जाएगा ना, हम दो हमारे दो पति पत्नी 2 बच्चे पैदा करेंगे तो पॉपुलेशन कैसे बढ़ेगी। अगर फर्टिलिटी रेट 2.1 से कम है तो उसके बाद फिर पॉपुलेशन कम होनी स्टार्ट हो जाएगी।
ये इंडिया अचीव करेगा 2060 के बाद, यानी 2060 के बाद इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो कम होनी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि फर्टिलिटी रेट जो है इंडिया का ओवरऑल वो 2.1 से कम हो जाएगा। इसके बाद राइटर कहते हैं वैसे तो देखो इंडिया में जो टोटल फर्टिलिटी रेट है, यानी अपने जीवन काल में महिला के द्वारा एवरेज तौर पर कितने बच्चों को जन्म दिया जाता है, ये फर्टिलिटी रेट ओवरऑल इंडिया में कम हुई है, लेकिन रूरल एरियाज में फर्टिलिटी रेट अभी भी ज़्यादा है, खास करके उन इलाकों में जहाँ पे एजुकेशन लेवल कम है, अवेयरनेस कम है, जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया पुराने आर्टिकल में। देखो पहले से तो सिचुएशन इम्प्रूव हुई है। अगर हम बात करें सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ राइट्स के, पहले से सिचुएशन इम्प्रूव हुई है। जैसे देखो 1999-2001 में मैटरनल मोर्टेलिटी रेट थी 327, यानी 1 लाख में से 327 मदर्स की डेथ हो जाती थी बच्चे के जन्म के दौरान। 2016 से लेकर 18 के बीच में ये घट के हो गई है 113। इसके अलावा नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे 5 का डेटा है 2019-20 का। ये डेटा कहता है कि अब देखो ज़्यादातर राज्यों में कॉन्ट्रासेप्टिव्स का इस्तेमाल ज़्यादा होने लगा है। बच्चे के जन्म को रोकने के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव्स जैसे कोंडम इत्यादि का इस्तेमाल होता है, वो अब पहले के अपेक्षाकृत ज़्यादा होने लगा है। अभी की गवर्नमेंट का प्रोग्राम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इस प्रोग्राम से जो सोशल नॉर्म्स है ना कि बेटियां बर्डन हैं, उनको चेंज करने की कोशिश की जा रही है। ये एक अच्छी बात है। ये देखो साबित करता है कि इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ साथ सोशल इश्यूज़ में भी इन्वेस्टमेंट उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद कुछ कंसर्न्स की बात की जाती है। कुछ काम देखो अच्छे हुए हैं, लेकिन अभी भी कंसर्न्स हैं। जैसे देखो हर साल 15 से लेके 19 साल के बीच की एज ग्रुप में 2 मिलियन यानी 20 लाख जो एडोलसेंट गर्ल्स हैं वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं, और इनमें से 63% जो प्रेगनेंसीज हैं वो अनइंटेंडेड या फिर अनवांटेड होती हैं। इसके बाद नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 का डेटा कहता है 15 से 19 के बीच में इस एज ग्रुप में जो गर्ल्स प्रेग्नेंट हुई, उनमें से देखो 22.2% कुछ ना कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव्स का इस्तेमाल करना चाहती थी, लेकिन उनकी आवश्यकता पूरी नहीं हो सकी। इसके अलावा अभी भी एक बड़ा तबका गर्ल्स का ऐसा है जो बहुत कम एज में शादी कर लेता है। यहाँ पे फिगर दी हुई है 26.8%। 26.8% महिलाओं की जो शादी हैं वो अभी भी 18 से पहले हो जाती हैं, और शादी के 1 साल के अंदर अंदर बच्चे को जन्म दे दिया जाता है। इसके अलावा कुछ कंसर्न्स ये भी हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट है, इसमें इंडिया का स्थान है 140 आउट ऑफ 156। अभी भी महिलाओं का जो रोल है ये डिसाइड करने में, फैमिली प्लानिंग कैसे हो, बच्चा पैदा करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, ये कम है। तो इन सोशल बिलीव्स को हमें मिटाने की आवश्यकता है। और कैसे हम ये कर सकते हैं, राइटर कुछ अपने सजेशंस देते हैं। राइटर सजेस्ट करते हैं पॉलिसी मेकिंग में यूथ को आप केंद्र में रखो, सेंटर में रखो। जब भी आप पॉलिसीज बनाओ, यूथ, वुमेन, गर्ल्स, इन सबको सेंटर में रखते हुए बनाओ, इसका बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट जो हमने इंट्रोडक्शन में भी डिस्कस किया, देखो यंग लोगों को ना सिर्फ एक्सेस टू एजुकेशन, रेलेवेंट स्किल्स, इंफॉर्मेशन, सर्विसेज ये सब प्रोवाइड करो, बल्कि इसके साथ साथ सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ राइट्स और एम्प्लॉयमेंट में अपॉर्चुनिटीज़, ये सब अगर आप दोगे तो इससे निश्चित तौर पर सार्थक परिणाम निकलेंगे। नेक्स्ट, इंडिया की जो पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन स्ट्रेटजी है, इसमें महिलाओं और गर्ल्स के राइट्स को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। महिलाओं का रोल होना चाहिए फैमिली प्लानिंग में। जैसा एक हमने कंसर्न डिस्कस किया था कि आज भी जेंडर बेस्ड वायलेंस काफ़ी ज़्यादा होता है, महिलाओं का कोई रोल नहीं होता फैमिली प्लानिंग में। लास्ट में कंक्लूजन में राइटर कहते हैं, देखो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सारे पॉइंट्स तो ठीक हैं, लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है सोशल नॉर्म्स का। जैसे कल भी हमने दहेज से संबंधित आर्टिकल डिस्कस किया था, जिसका टाइटल ये था कि दहेज को अगर ख़त्म करना है तो ये सोशल मूवमेंट बननी चाहिए। उसी प्रकार से पॉपुलेशन कंट्रोल भी एक सोशल मूवमेंट बननी चाहिए। खुद से जितने ज़्यादा लोग जागरूक होंगे, उतना ही ज़्यादा हम आसानी से पॉपुलेशन कंट्रोल कर सकेंगे। जो कोर्सिव मेथड्स हैं जैसे 2 चाइल्ड पॉलिसी, ये उतना इफेक्टिव ढंग से काम नहीं करेगी जितना कि अगर पॉपुलेशन कंट्रोल के बारे में ज़्यादा लोग जागरूक होते हैं और एक ये सोशल मूवमेंट बनती है।
तो ये हमने पूरा इशू डिस्कस किया पॉपुलेशन कंट्रोल से संबंधित। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो आर्टिकल है वो टेररिज्म की डेफिनेशन से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, शुरुआत में राइटर ये कहते हैं, हाल फिलहाल में करंट गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे लोगों को गिरफ्तार किया है यूएपीए अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट 1967 के तहत। इसके अलावा भी पहले देखो काफ़ी ड्रैकोनियन लॉ हुआ करते थे, जैसे टाडा, पोटा, अब ये ख़त्म हो चुके हैं। देखो, चाहे वो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट 1967 हो, टाडा एक्ट हो, पोटा एक्ट हो, इनके तहत उन लोगों को गिरफ्तार किया जाता है जिनसे नेशनल सिक्योरिटी को खतरा हो। और इन केसेस में जब केस दर्ज किया जाता है ना किसी के अगेंस्ट, तो बेल आसानी से मिलती नहीं है। हाल फिलहाल में काफ़ी सारे सोशल एक्टिविस्ट के अगेंस्ट केस दर्ज किया हुआ है अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट 1967 के तहत, और इसी के अगेंस्ट राइटर आवाज़ उठाते हैं। जो पॉलिटिक्स हैं अभी फ़िलहाल देखो हमारे एग्ज़ाम के लिए किसी काम के नहीं है, हमारे एग्ज़ाम के लिए जो काम का है ना वो हम डिस्कस करते हैं। राइटर कहते हैं, देखो ये जो एक्ट है ना उनमें टेररिज्म की डेफिनेशन नहीं डिफाइंड है, इवन टेररिज्म की कोई डेफिनेशन है ही नहीं। एक यूएन जनरल असेंबली ने कमेटी को टास्क दिया था कि आप टेररिज्म की डेफिनेशन बताइए। 50 साल हो गए, वो कमेटी अभी तक टेररिज्म की डेफिनेशन पर सहमति नहीं बना पाई है। क्योंकि देखो, एक देश का टेररिस्ट दूसरे देश के लिए फ्रीडम फाइटर हो सकता है। जैसे देखो एग्जाम्पल के तौर पर कश्मीर में जो टेररिस्ट हैं उनको पाकिस्तान के न्यूज़पेपर्स में टेररिस्ट नहीं कहा जाता, उनको कहा जाता है फ्रीडम फाइटर्स। तो देखो, टेररिज्म की पूरे वर्ल्ड में 100 से ज़्यादा डेफिनेशंस हैं, लेकिन एक डेफिनेशन पर सहमति ना तो इंडिया में है और ना ही इंटरनेशनल लेवल पर है। अगर देखो पर्टिकुलरली इंडिया के एक्ट्स की बात करें, ये टाडा एक्ट तो अभी है नहीं, 1985 में आया था, जब पंजाब में इंसर्जेंसी थी ना उस समय आया था। टेररिस्ट एंड डिसरप्शन एक्टिविटीज़ ऐसा कुछ नाम है। तो 1995 में ये लैप्स हो गया था। और अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट 1967 ये अभी भी है। तो इन एक्ट्स में टेरर या फिर टेररिज्म की जो डेफिनेशन है वो डिफाइन नहीं की गई है। लेकिन देखो, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट 1967 के सेक्शन 15 में टेररिस्ट एक्ट को डिफाइन किया जाता है, वो भी बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड वे में। ऐसे एक्ट्स में डेफिनेशन जो है बिल्कुल नैरो होनी चाहिए ताकि एक्ट्स का गलत इस्तेमाल ना किया जा सके। जैसे देखो, टेररिस्ट एक्ट के बारे में कहा गया है, एक ऐसा एक्ट जिससे देश की यूनिटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी, सोवरेनिटी, इन सब को खतरा हो, या फिर उस एक्ट की इंटेंशन ये हो कि देश की यूनिटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी या फिर सोवरेनिटी को खतरा पहुंचाया जाए, या फिर इंटेंट ऐसी हो कि डर कायम किया जाए लोगों के बीच में, ये डेफिनेशन है। राइटर कहते हैं ये काफ़ी ब्रॉड है। अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट ये भी कहता है टेररिस्ट एक्ट कैसे अंजाम दिया जा सकता है, बॉम्ब्स, डायनामाइट या फिर दूसरे एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस की सहायता से, या फिर ज्वलनशील पदार्थ, फायर आर्म्स, लिथन वेपन्स, जहरीले पदार्थ या फिर जहरीली गैसेस, या फिर कोई ऐसा तरीका जिससे डेथ हो या फिर इंजरी हो। राइटर कहते हैं ये जो है ना बाय एनी अदर मीन्स लिख के यहाँ पे डेफिनेशन को बहुत ज़्यादा ब्रॉड बना दिया गया है। एनी अदर मीन्स में तो कुछ भी आ सकता है। इसके बाद कुछ सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स का राइटर जिक्र करते हैं, जैसे याकूब अब्दुल रजाक मेमन 2013 की जजमेंट है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था टेररिस्ट एक्ट जो हैं वो कई तरह के हो सकते हैं, जैसे एक्चुअल असैसिनेशन, किडनैपिंग, एयरलाइन हाईजैकिंग, कार बॉम्ब एक्सप्लोजन, मेलिंग ऑफ डेंजरस मटेरियल्स, यूज़ ऑफ केमिकल, बायोलॉजिकल, न्यूक्लियर वेपन्स। तो मतलब इसमें सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा नैरो डेफिनेशन दी, मतलब किस किस प्रकार के टेररिस्ट एक्ट हो सकते हैं। हितेंद्र विष्णु ठाकुर केस है 1994 का। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने टेररिज्म को डिफाइन किया था जब वायलेंस का इस्तेमाल किया जाता है, और वायलेंस का इस्तेमाल ऐसी मकसद के साथ किया जाता है कि ना सिर्फ जो पीड़ित हैं उनको फिजिकल या फिर मेंटल डैमेज पहुंचे, बल्कि एक लॉन्ग टर्म साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी हो उस एक्ट का, उस वायलेंस का पूरे सोसाइटी पर। तो ये होता है टेररिज्म। समझ गए? फिर से बोलता हूं,
सुप्रीम कोर्ट की इस डेफिनेशन के अनुसार जब वायलेंस का इस्तेमाल देखो ऐसा किया जाता है कि पीड़ित पर ना सिर्फ फिजिकल और मेंटल डैमेज पहुंचे बल्कि पूरी सोसाइटी पर इसका लंबे समय तक साइकोलॉजिकल इफेक्ट देखने को मिले। मेन मकसद इसका हो सोसाइटी की हार्मनी को खराब करना, लोगों को डराना। इसके बाद एक नेक्स्ट जजमेंट का जिक्र किया जाता है, राम मनोहर लोहिया 1996 का केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह कहा गया था कि देखो लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ी प्रॉब्लम है, इसके अंदर ये दूसरी प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे देखो सबसे बड़ा सर्कल है लॉ एंड ऑर्डर का, कोई एक पर्सन ए बी का कत्ल कर देता है, आपस में इनकी रंजिश थी या फिर एकदम से हीट ऑफ द मोमेंट ने ए ने बी को मार दिया, ये लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है। लेकिन देखो दो ग्रुप के बीच में लड़ाई थी, मान लीजिए ये ब्लॉक एक्स है, ये ब्लॉक वाई है, ए जो था ब्लॉक एक्स का था और बी जो है ब्लॉक वाई का है। तो ए ने बी को मारा, तो उद्देश्य ये था कि इस ग्रुप का, इस ब्लॉक का कब्जा किया जाए दूसरे ब्लॉक पर, इस ब्लॉक में जो लोग रहते हैं उनकी डोमिनेंस इस्टेब्लिश की जाए वाई ब्लॉक के ऊपर। इस उद्देश्य के साथ ए ने बी की हत्या की। ये क्या है? ये पब्लिक ऑर्डर की प्रॉब्लम है। लेकिन उससे भी अंदर एक छोटा सर्कल है सिक्योरिटी ऑफ स्टेट। मान लीजिए ए ने बी को इसलिए मारा ताकि डर कायम किया जा सके देश के लोगों में, ताकि पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव था ए का कि देश की सत्ता को हिलाया जा सके। ये क्या है? ये टेररिज्म है। पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव के साथ जब कोई हत्या की जाती है, देखो वो टेररिज्म एक्ट होता है। समाज में, जनता में डर कायम करने के उद्देश्य से जो हत्या की जाती है वो टेररिज्म वाला एक्ट होता है। पहले केस में क्या था? लैंड ऑर्डर की दिक्कत थी, ए ने बी को मार दिया, लेकिन ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था, रोड रेज मान लीजिए, हीट ऑफ द मोमेंट में मार दिया। लेकिन दूसरे उद्देश्य में क्या था? किसी लोकेलिटी के दो ग्रुप्स के बीच में आपस में लड़ाई थी, एक ग्रुप के पर्सन ने दूसरे ग्रुप के पर्सन को मार दिया। तो ये हमने एग्जाम्पल की सहायता से समझा। सबसे बड़ा सर्कल लैंड ऑर्डर का, उसके अंदर सर्कल पब्लिक ऑर्डर का, उसके अंदर सर्कल सिक्योरिटी ऑफ स्टेट का। ये इंटेंशन पे डिपेंड करता है, किस इंटेंशन के साथ ए ने बी की हत्या की है, उससे साबित होता है कि ये लैंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है, पब्लिक ऑर्डर की प्रॉब्लम है, या फिर टेररिज्म वाला एक्ट है। उसके बाद 2003 में एक PUCL जजमेंट आई थी। इसमें जस्टिस बम्बानी ने यह कहा था, जो ये क्रिमिनल प्रोविजंस होते हैं इनकी डेफिनेशन बहुत नैरो होनी चाहिए, जैसा हमने आर्टिकल में पहले भी डिस्कस किया। तो कुल मिला के देखो ये जजमेंट्स हैं जिनका इस्तेमाल आप आंसर्स में कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही थी, राम मनोहर लोहिया केस वाली, लैंड ऑर्डर, पब्लिक ऑर्डर और उसके अंदर सिक्योरिटी ऑफ स्टेट। ये ऐसे में आंसर्स में इस प्रकार का वेन डायग्राम बना के दर्शाया जा सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल अफगानिस्तान में तालिबान की बढ़ती पावर से संबंधित है। आप GS पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये एस्पेक्ट्स हम कवर करेंगे इस आर्टिकल के डिस्कशन में। देखो वैसे तो हमने कल भी डिस्कस किया था कि अफ़गानिस्तान में तालिबान की जो पावर है वो बढ़ती जा रही है, ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स में तालिबान कब्जा करता जा रहा है। ये मैप है, मैप में लाल रंग वाला जो एरिया है ये सारा एरिया अब तालिबान के कब्जे में है। तो देखो काफ़ी सारा एरिया है, और हरे वाले एरिया पर सरकार का कंट्रोल है। जो ये वाइट वाला एरिया है यहाँ पे अभी यूँ मान लीजिए लड़ाई चल रही है, किसी सरकार का या फिर तालिबान का, किसी एक पार्टी का पूरी तरह से कंट्रोल नहीं है। और ये जो नीले रंग वाला एरिया है यहाँ पे इस्लामिक स्टेट की प्रेजेंस है। तो ये देखो कल जो हम बात कर रहे थे ना कि नॉर्थ में ये डिस्ट्रिक्ट्स देखो लाल वाले, अफ़गानिस्तान के नॉर्थ में ये डिस्ट्रिक्ट्स अब तालिबान के हाथों में आ गए हैं। और जब 1996 से 2001 के बीच तालिबान सत्ता पर काबिज था तब भी ये डिस्ट्रिक्ट्स तालिबान के कंट्रोल में नहीं थे। ये काफ़ी ज़्यादा चिंता की बात है। अब देखो ये मेन अर्बन सेंटर्स बचे हैं, काबुल, कंधार, ये सब, जलालाबाद। तालिबान की रणनीति ये है कि जैसे ही USA जाए, 90% जो USA की ट्रूप्स हैं वो जा चुकी हैं, जैसे ही पूरी ट्रूप्स USA की जाएंगी तो तब तालिबान इन अर्बन सेंटर्स को कैप्चर करने की कोशिश करेगा। तो सिचुएशन ख़राब है अफ़गानिस्तान के लोगों के लिए। तालिबान कहता है हम स्ट्रिक्ट शरिया जो कानून है वो लागू करेंगे,
जो कुरान में हैं। देखो समय काफ़ी बदल चुका है। अफ़गानिस्तान में जो अर्बन एरियाज़ में लोग रहते हैं वो अब रिलेटिवली काफ़ी मॉडर्नाइज्ड ढंग से रहते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा अत्याचार होगा ऐसा कुछ एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि अगर तालिबान अफ़गानिस्तान की सत्ता में आ जाता है तो ख़ास करके शहरों के लोगों पर बहुत ज़्यादा अत्याचार होगा। ख़ास करके महिलाओं के ऊपर काफ़ी पाबंदियां लगाई जाती हैं। जब 1996 से लेकर 2001 के बीच में रूल था ना तालिबान का, महिलाओं को ज़्यादा पढ़ने की इजाज़त नहीं, बाहर निकलने की इजाज़त नहीं, पूरी तरह से महिलाओं के राइट्स को दबा के तालिबान ने रूल किया उन 5 सालों में। तो एक्सपर्ट्स डर रहे हैं वही समय वापस आ सकता है। तालिबान देखो दोहरी चाल चल रहा है। एक तरफ अफ़गानिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स पर कब्जा करता जा रहा है और दूसरी तरफ ईरान में अभी बातचीत का ढोंग रच रहा है कि हाँ, हम बातचीत के लिए तैयार हैं ताकि पीस इस्टाब्लिश की जा सके। क्वेश्चन देखो वैसे ये भी उठता है कि अफ़गानिस्तान की जो सरकार है, अफ़गानिस्तान की जो फोर्सेस हैं, वो इतना तेज़ी से क्यों कोलैप्स कर रही हैं, जबकि उनको हथियार भी दिए हुए हैं यूएसए ने और दूसरे देशों ने उनको ट्रेनिंग भी दी हुई है। देखो सीधी सी बात है, आप लोग इस चीज़ को समझ जाओगे। अफ़गानिस्तान के फोर्सेस को क्या मिलता है? पैसा। वो भी इतना ज़्यादा नहीं मिलता, वो भी रेगुलर नहीं मिलता, मतलब इतनी फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी नहीं है अफ़गानिस्तान की सरकार की। और दूसरी तरफ ये तालिबान के जो मिलिटेंट्स हैं, इनका मोटिवेशन क्या है? इनका मोटिवेशन है धर्म। वो बात ये है, अलग है कि वो धर्म की गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, लेकिन उनको लगता है कि वो सही कर रहे हैं और जो कुछ कर रहे हैं धर्म के लिए कर रहे हैं। और कहने का सिंपल मतलब ये है, वो ज़्यादा मोटिवेटेड हैं। एक तरफ वो लोग जो धर्म से प्रेरित हों, जान भी चली जाए तो सोचे कि हम तो अमर हो गए, और दूसरी तरफ वो लोग जो देश के लिए लड़ रहे हैं लेकिन मेन उनको मिल रहा है पैसा। तो मोटिवेशन जो है किसका ज़्यादा होगा, मतलब आप ये आसानी से बता सकते हो। अफ़गानिस्तान के फोर्सेस को ये भी लगता है कि जब यूएसए था तभी हम तालिबान को नहीं हरा सके, अब कैसे हराएंगे। तो इसलिए मोटिवेशन थोड़ा डाउन है अफ़गानिस्तान की फोर्सेस का। और अफ़गानिस्तान में तालिबान जो है वो अपना प्रोपगेंडा भी चलाता है। प्रोपगेंडा मतलब एकदम से इतने सारे डिस्ट्रिक्ट्स कैप्चर कर लिए और उसके बाद ऐसा प्रोपगेंडा चलना स्टार्ट हो गया कि अब तो बहुत जल्दी अफ़गानिस्तान की सरकार जो है वो कोलैप्स हो जाएगी। कुछ तो देखो सच्चाई भी है, कुछ उनका प्रोपगेंडा भी है कि अफ़गानिस्तान की सरकार बिल्कुल कुछ ही हफ्तों में कोलैप्स कर जाएगी, 2-3 हफ्तों में, ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगी। मतलब कुल मिला के देखो दिक्कत यही है, अफ़गानिस्तान के लोगों के लिए ना, बेचारों के लिए सिचुएशन ख़राब है। आने वाले दिन उनके लिए डिफ़िकल्ट वाले होने वाले हैं। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। आज हमने 3 इश्यूज़ डिस्कस किए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।